Now next topic that we are going to discuss is with your escape energy and escape speed. Okay. Now suppose आप कंसिडर करो कि यहाँ पे अर्थ है एंड अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास ऑफ हाउ मच m. इफ दिस ऑब्जेक्ट को मुझे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करना है फॉर एवर टू इंफिनिटी, टू विच पॉइंट इंफिनिटी, तो फिर हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. तो इसमें हम सिंपल सा एक काम करते हैं, वेन एवर आई से, तो बट ऑब्वियस है ये ऑब्जेक्ट जब सरफेस पे है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी. एग्जैक्टली, एंड इट इज एट रेस्ट, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू द वेरी फर्स्ट केस दिस आई कैन कंसिडर एज इनिशियल, कि ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स स्मॉल आर इक्वल टू विच वैल्यू आर ई. So whether I can say potential energy at the surface, potential energy at which point, potential energy at surface is that can be written by which value, it is nothing other than ue is equal to minus gmem by re, whereas I can say that काइनेटिक एनर्जी, सिंस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस कैन बी रिटन एज विच वैल्यू, के ई इक्वल टू जीरो. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ई इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है आपके पास जीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या है माइनस जी एम ई एम बाई आर ई. तो वेदर कैन सब्सटीट्यूट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट. जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m है, इट इज लाइंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो उसके पास जो भी टोटल एनर्जी है, द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ऑफ मास स्मॉल m विल बी इन टर्म्स ऑफ माइनस जी एम ई एम बाई आर ई, मतलब नेगेटिव है. व्हेन इट इज इन अ नेगेटिव स्टेट, तो हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन अ बाउंड स्टेट. कौन से स्टेट में है वो, बाउंड स्टेट. इट इज नॉट फ्री टू मूव. इज दैट क्लियर. इसलिए ऑब्जेक्ट जितना भी जंप करेगा तो वापस वो कहां पे आएगा, बैक टू द सरफेस, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट, बाउंड स्टेट. और बाउंड स्टेट मतलब उसके पास जो भी टोटल एनर्जी है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव. इज दैट क्लियर और नॉट. नाउ अगर मुझे उसको बाउंड स्टेट में से फ्री करना है तो उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लस प्रोवाइड करना है, मतलब इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी प्रोवाइडेड. मतलब ये नेगेटिव है, उसका प्लस प्रोवाइड करो, दैट इज प्लस जी एम ई एम एम बाई आर ई इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी. मतलब इन शॉर्ट मेरे को उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी है, बट ये वैल्यू क्या होगी, प्लस. तो प्लस जी एम ई एम बाई आर ई. सो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन व्हाट कैन आई से, व्हेन आई प्रोवाइड दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी in the form of kinetic energy, then the body will be having how much amount of energy. तो once again E is equal to K plus U. K की वैल्यू कितना है, GMEM by RE. Is that clear? Minus GMEM by RE because it possesses a potential energy. Okay, तो the total energy possessed by the body of mass small m will be what, zero. मतलब उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आप प्रोवाइड कर लोगे तो इट विल एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. इज दैट क्लियर, फॉर एवर, फॉर व्हाट एवर, क्योंकि वो बाउंड स्टेट में नहीं है. इज दैट क्लियर. अभी वो पार्टिकल के पास या वो ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी कितनी है, जीरो. सो but obviously from this point it is said that it will go to infinite distance from the earth and there infinite distance पे जब चले जाएगा तब वहां पे उसकी potential energy at infinity will be zero. Apart from that kinetic energy will also be what, zero. This is the most important statement. जब उतना ही amount of energy जो bound state में है provide करोगे तो जब वो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे जाएगा तो उसके पास दोनों भी एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी विल बी व्हाट, जीरो. इज दैट क्लियर. कोई डाउट, कोई क्वेरी इसमें? श्योर. सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट यू हैव टू रिमेंबर, कि अगर आपने उतना ही अमाउंट ऑफ, जितना बाउंड स्टेट में एनर्जी है उतना ही अगर आपने प्रोवाइड किया, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे जाएगा तो इंफिनिटी पे जाने पे वो ऑब्जेक्ट के पास ना ही पोटेंशियल एनर्जी होगी ना ही काइनेटिक एनर्जी होगी. दे विल पोजेस विच वैल्यू, 0 0 जूल. क्लियर.
नाउ द बॉडी एस्केप फ्रॉम द बाइंडिंग विद द अर्थ फॉर एवर एंड डज नॉट रिटर्न बैक, मतलब वो वापस कभी आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट पे उसके पास कोई एनर्जी बची ही नहीं है, इसलिए वो वापस इट विल नेवर रिटर्न बैक। एग्जैक्टली, वो वापस कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर एनर्जी है तो आ सकता है, बट एनर्जी तो उसके पास है ही नहीं। इज दैट क्लियर? अब इसमें हम स्पेशल केस कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने यहां पे कहा कि ये जो केस था, इसमें मैंने ये केस में ये मेंशन किया कि बाउंड स्टेट में जितनी एनर्जी नेगेटिव है उतना ही आप प्लस प्रोवाइड करो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू। ओके, अभी मैं ये कहता हूं कि ये जो भी बाउंड स्टेट में एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करो। इज दैट क्लियर? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो देखो मैंने यहां पे क्या स्टेटमेंट लिखा है, काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन द एनर्जी विच इज इन अ बाउंड स्टेट, दैट इज माइनस की जगह पे प्लस GMEM by RE, बट काइनेटिक एनर्जी मैंने कैसे प्रोवाइड किया? ग्रेटर। इज दैट क्लियर और नॉट? मोर प्रोवाइड किया। तो व्हाट विल यू सी टू द बॉडी एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस? तो आप ये देखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी विल बिकम व्हाट? 0। बट सिंस काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड एनर्जी, तो इट विल पोजेस अ व्हाट? सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी। मतलब वहां पे काइनेटिक एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस कभी भी 0 होगा नहीं। द ऑब्जेक्ट विल बी ट्रेवलिंग एंड ट्रेवलिंग बिकॉज इट पोजेस अ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। इज दैट क्लियर? तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि कभी भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस पे से ज्यादा एनर्जी आप प्रोवाइड कर दो तो वो इंफिनिटी पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी विल बी 0, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी कैनॉट बी 0 बिकॉज जो भी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया गया है वो ग्रेटर देन द बाउंड स्टेट। इज दैट क्लियर और नॉट? सो इट विल गेट एस्केप फॉर एवर, बट एट दैट इनफाइनाइट डिस्टेंस वो वहां पे उसके पास ऐसा नहीं होगा फर्स्ट केस जैसा कि पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0। यहां पे वो ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। Is that clear or not? So this is the one of the most important criteria that you have to remember in both the cases, when it is equal to and when it is greater than. Is that clear? Now थोड़ी देर पहले जो टॉपिक डिस्कस किया that was escape energy. Now अभी जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं that is nothing other than escape speed. अभी escape speed को लेके हम क्या डिस्कस कर रहे हैं वो देखिए। The minimum energy to be supplied to the body to make it free from the earth gravitational field, उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज नथिंग अदर देन एस्केप एनर्जी और अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। ओके, नाउ एस्केप एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी मतलब जितना आपने टोटल एनर्जी फाइंड आउट किया था प्रीवियस टॉपिक में, दैट इज E ऑफ टोटल वाज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ GMEM by RE। इज दैट? और यहां पे हमने ये स्टेट किया था कि जो भी बॉडी ऑफ मास m है इट इज इन अ विच स्टेट? बाउंड स्टेट। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप प्रोवाइड कर दो, इज दैट इन द फॉर्म ऑफ विच वन? प्लस। सो आपको क्या मिलेगा? एस्केप एनर्जी, आइदर इट इज नोन एज व्हाट? बाइंडिंग एनर्जी। इज दैट क्लियर? नाउ यही एस्केप एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू प्लस GMEM by RE। इज दैट क्लियर? नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। दैट मीन्स यहां पे एस्केप स्पीड आया, whether I can cancel this m and this m, तो VE square is equal to twice of GME by RE. So ultimately from that point of view VE is equal to under root of twice of GME by RE. Now since at the surface acceleration due to gravity can be written as GME by RE square, तो एक RE इसको यहां पे ले लिया तो GME by RE, तो whether I can substitute this value instead of this value, yes or no? So ultimately मेरे पास दो फॉर्मूला होगा एस्केप स्पीड को लेके। नाउ दैट इज अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ GME by RE और अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ GE RE। क्लियर? ये जो भी हमने एस्केप स्पीड किया दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ द अर्थ। हम अर्थ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर ये ऑब्जेक्ट को फ्री होना है तो उसको कितनी एस्केप स्पीड चाहिए? तो उसकी एस्केप स्पीड होनी चाहिए, जब ये सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल बी गेटिंग escape speed on the earth is equal to 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं कंपैरिजन करूं मून को, तो मून की एस्केप स्पीड क्या होगी? तो स्पीड ऑफ एस्केप स्पीड ऑन द मून विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ G मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ द मून। क्लियर? विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ GM
इंटू आर एम, मतलब यही जहां पे मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ है, वहां पे मास ऑफ द मून आएगा और यहां पे रेडियस ऑफ द क्या आएगा, मून आएगा। क्लियर? यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ऑन द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, तो यहां पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू मून, और यहां पे रेडियस ऑफ द मून। हमने जब कैलकुलेट किया तो हमें यह पता चला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। इज दैट क्लियर? इतना कम है। इसके वजह से आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर होता नहीं है। क्यों? उसका रीजन है कि जैसे ही मून के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर फॉर्म होता है, दैट इज मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? तो जैसे वो टेम्परेचर अटेन करेंगे गैस मॉलिक्यूल, उनकी जो स्पीड होती है वो ग्रेटर देन द व्हाट, स्पीड ऑफ द व्हाट, एस्केप स्पीड ऑफ द मून। और एस्केप स्पीड ऑफ द मून कितना है? ओनली 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब जैसे ही मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हुआ, तो दे विल गेन अ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। इज दैट क्लियर? अभी वो काइनेटिक एनर्जी मतलब एस्केप स्पीड मिल गया उनको, तो उनकी जो स्पीड होगी it will be greater than the which value, 2.38 kilometer per second. That's why the gas molecule do not residize on the surface or nearby on the what, surface of the moon. That's why the statement has been written, moon has no atmosphere. Because of this reason, if the gas molecules are formed on its surface, then at the temperature prevailing there, those molecules have speed greater than the above value. Above value मतलब 2.38 kilometer per second. Is that clear everyone? Okay, please take a screenshot. Now एक छोटा सा टॉपिक इसकी कंटिन्यूटी में है। If the density of the body is so high, वर्ड क्या मेंशन किया? If the density of the body is so high that the escape speed at its surface is greater than the velocity of the light, then nothing will be able to escape from its surface, and that we called it as a black hole. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि सपोज को एक मास है अर्थ के जैसे, इज दैट क्लियर? बट उसकी डेंसिटी इतनी जबरदस्त है, इतनी हाई है, इज दैट क्लियर? इतनी हाई है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, इज दैट क्लियर, अगर उसको एस्केप करना है तो उसकी वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट, तभी जाके वो एस्केप हो सकता है। बट टिल डेट वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी कि जहां पे हमारी ऑब्जेक्ट की स्पीड विल बी ग्रेटर देन विच वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट एवरीबडी नो व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जहां पे हम कोई ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड दे सके जो ग्रेटर देन क्या हो सके, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर यूनिवर्स के अंदर कहीं पे हम लोग कहते हैं कि ब्लैक होल है, ब्लैक होल का मतलब वो होल नहीं है। इज दैट क्लियर? वो जगह की डेंसिटी इतनी जबरदस्त है जिसकी वजह से उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना जबरदस्त है कि एक बार ऑब्जेक्ट वहां पे चले गया तो अगर उसको वापस आना है तो उसकी स्पीड ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट। बट फिलहाल हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है ऐसी कि जहां पे हम इतनी सारी स्पीड कोई पार्टिकल को या कोई ऑब्जेक्ट को दे सके। इज दैट क्लियर? नाउ न्यू जनरेशन हो आप लोग, शायद आप लोग ढूंढ पाओ। ओके, तो वैसे टाइप के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। सेकेंड थिंग, no material particle can have the velocity greater than or equal to the velocity of the what, light, which I have stated here. होप सो यहां तक का सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छी तरह से क्लियर हो गया। ओके, प्लीज टेक वंस अगेन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट ओनली। नाउ लेट कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है रिगार्डिंग इज लास्ट टॉपिक, सैटेलाइट। ओके, सैटेलाइट कितने टाइप्स के हैं? नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट एवरीबडी नो, मून, अर्थ के आजू बाजू कौन घूम रहा है, तो मून इज कंसिडर्ड एज व्हाट, नेचुरल सैटेलाइट। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द, आई कैन से 27.3 डे, इज दैट क्लियर, राउंड द अर्थ, and the periodic time of the rotation of the moon about its axis is also nearly the what, same। मतलब अगर मून है
और वो उसके एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो भी उसका टाइम पीरियड 27.3 डे है, एंड वो अर्थ के आजू बाजू घूमेगा, इज दैट क्लियर, अर्थ के रिवॉल्व करेगा तो भी उसका टाइम पीरियड कितना है 27.3 डे, इज दैट क्लियर और नॉट। तो इसके एक्सिस पे भी रोटेशन उसका सेम टाइम पीरियड है और राउंड द अर्थ भी उसका क्या है, सेम है। व्हेन वी डिस्कस विथ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आज तो ज़्यादा है एग्जाम्पल्स आज के डेट में, बट कुछ टेक्स्ट बुक्स में जो दिए हैं उसको देखो, आर्यभट्ट, इनसेंट, ओके, INSAT, सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय द इंडिया, स्पुटनिक लॉन्च्ड बाय रशिया। ये सब सैटेलाइट्स किसके लिए यूज होते हैं, फॉर इंजीनियरिंग, साइंटिफिक इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्ट, स्पाइंग, मिलिट्री पर्पसेस। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में हम दो टाइप के सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं जिसको हम ग्रेट डिटेल में ये टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे। वन इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड अदर इज पोलार सैटेलाइट, क्लियर। तो दो टाइप के आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड पोलार सैटेलाइट्स। नाउ लेट डिस्कस फर्दर विद द टॉपिक। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, मुझे फाइंड आउट करना है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट मतलब इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूं कि अर्थ है, इज दैट क्लियर, मून इज एट अ सर्टन हाइट फ्रॉम द सर्फेस, लेट दैट हाइट बी व्हाट h, एंड द रेडियस ऑफ द मून फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, लेट इट बी विच वैल्यू re. Okay, now this object, that is this satellite of mass m, moving with an orbital speed of how much, v0. तो डिस्टेंस कितना हुआ, तो वेदर r इज इक्वल टू re प्लस h लिख सकता हूं, तो आंसर इज यस। नाउ बट ऑब्वियसली दिस सैटेलाइट इज मूविंग इन अ डेफिनेट पाथ, दैट इज ऑलमोस्ट इट इज परफॉर्मिंग यूसीएम टाइप, तो यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप होता है। हु इज गोइंग टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब m v0 स्क्वायर बाय r इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी रिटन एज gmem बाय r स्क्वायर। आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। इसके ऊपर से ऑर्बिटल स्पीड मुझे क्या मिलेगा, v0 स्क्वायर इज इक्वल टू gme बाय r, दैट मीन्स v0 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gme बाय r। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट की बात करूं तो k इज इक्वल टू हाफ m v0 स्क्वायर। v0 की वैल्यू ऑलरेडी, v0 स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है, तो दैट वैल्यू कैन बी सब्स्टिट्यूटेड हियर। तो मुझे इसके ऊपर से क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। Potential energy of this satellite can be written as minus gmem by r. Now, why I have written minus? Because it is in a bound state. Is that clear or not? In a definite path में वो क्या कर रहा है, rotate, revolve कर रहा है। Total energy of the satellite can be written as E is equal to k plus u. That is sum total of kinetic plus potential energy. तो ये दोनों भी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो मुझे एनर्जी कितना मिला, माइनस gmem by twice of r. सो बट ऑब्वियसली ये जो भी सैटेलाइट है वो अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है, मतलब इट इज इन अ विच स्टेट, बाउंड स्टेट। कौन से स्टेट में है ये, गॉट इट एवरीवन, ये कौन से स्टेट में है, बाउंड स्टेट में, और उसके पास टोटल एनर्जी नेगेटिव है, मतलब इट इज नॉट फ्री टू मूव। अगर इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप प्रोवाइड कर दो सैटेलाइट को तो इट विल गेट एस्केप फॉर एवर, तो ये इसकी एस्केप एनर्जी हो सकती है, क्लियर और नॉट। बट सिंस द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी, नेगेटिव में होगी, दैट इज माइनस gmem by twice of r. So it can be stated as it is in a which state, bound state. Got it everyone? कोई डाउट, कोई क्वेरी? ओके, अभी हम यहां पे जो आगे कंटिन्यूटी कर रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग इट्स टाइम पीरियड। सिंस एज आई नो v0 square is equal to, I am taking the help of this equation, that is gme by which value r. Now since particle is revolving, so v0 can be written as dash 2 pi r by t. I will suppose mark this as equation number 1 and this as which value, equation number 2. Substituting this value in the above equation, so what I am going to get, 2 pi r by t the whole square is equal to gme by which value r. Now open करो तो 4
pi square r square by t square is equal to gme by r. So whether I can write t square is equal to dash, so it can be written as 4 pi r square into r, so it comes out to be r cube by gme. Now अगर आप इसको देखोगे तो 4 पाई कांस्टेंट, g कांस्टेंट, me कांस्टेंट, तो whether I can say that t square is directly proportionate to r cube. Ever you have heard about this condition? The answer is yes. This is nothing other than dash Kepler third law of planetary motion. So whether we have derived the equation, whether we have derived the law, that is t square is directly proportionate to which value? R cube. So from this whole point of view, whether I can say, अगर मुझे time period find out करना है तो this same thing can be written as 4 pi square r cube the whole upon gme the whole to the power half. Got it everyone? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर. सो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या मिला? केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. यू हैव गॉट इट. एनी डाउट, एनी क्वेरी? श्योर. नाउ अभी थोड़ी देर पहले जो टॉपिक करवाया टाइम पीरियड को लेके, दैट इज टी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई जी एम ई द होल टू द पावर हाफ. ओके, दैट वाज नथिंग अदर देन विच लॉ? केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. नाउ जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि वी आर गोइंग इन डिटेल रिगार्डिंग योर व्हाट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड पोलर सैटेलाइट. ओके, तो लेट डिस्कस विद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. अभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब क्या है? तो सपोज दिस इज योर अर्थ एंड जो भी हम सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे इट विल बी ऑन इक्वेटोरियल प्लेन. कौन से प्लेन पे इसको करेंगे? इक्वेटोरियल प्लेन पे, सो दैट इट कैन रोटेट इन दिस डायरेक्शन. इज दैट क्लियर? तो ये अर्थ है आपका और अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन पे हम उसको क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे एंड इट विल रिवॉल्व अराउंड दैट पार्ट. तो वी से दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन इक्वेटोरियल प्लेन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट उसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 24 आवर. 24 आवर मतलब जब आप कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो आप ये देखोगे कि व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द अर्थ इट अपीयर्स टू बी एट रेस्ट, बिकॉज अर्थ का जो रोटेशन ऑफ एक्सिस है वो भी टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर का है. इसका भी टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर. मतलब आप अगर यहाँ पे खड़े हो एंड यू आर ऑब्जर्विंग दिस सैटेलाइट, तो आपको ऐसे अपीयर होगा कि दिस सैटेलाइट इज एट रेस्ट बिकॉज बोथ आर रोटेटिंग एट द सेम फेज, इज एट द सेम टाइम इंटरवल पे. तो जब आप यहाँ पे हो तो आपको ये सैटेलाइट यहाँ पे ही दिखाई देगा. क्लियर और नॉट? थ्रू आउट द इंटरवल ऑफ टाइम. होप सो ये टॉपिक समझ में आया. अभी यहाँ पे जब मैंने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट क्या होगी. ओके, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन से जी की वैल्यू आई नो, मास ऑफ द अर्थ मुझे पता है. सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस इक्वेशन तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? द वैल्यू ऑफ आर. आर इज इक्वल टू 42,260 किलोमीटर. नाउ सिंस आर, जैसे कि मैंने कहा था लास्ट क्लास में भी, थोड़ी देर पहले भी डायग्राम में ड्रॉ किया था, दिस इज योर सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड विद एन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ v0. ये हाइट कितना है? h. ये कितना है आपका? re. और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल r. तो स्मॉल r कैन बी रिटन एज विच वैल्यू? re प्लस h. सो h इज इक्वल टू r माइनस re. ऑलरेडी मैं r की वैल्यू फाइंड आउट कर चुका हूं 42,260 माइनस रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर. सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट द आंसर h इज इक्वल टू 35,860. मीन्स with respect to surface of the earth the satellite is launched at the height of 35,860 kilometer. Is that clear? So that the satellite can remain stationary. Is that clear? तो जब भी हम कोई भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं तो इट इज एट द हाइट ऑफ हाउ मच? 35,860 किलोमीटर पे ही विद रेस्पेक्ट टू सर्फेस ऑफ द अर्थ पे लॉन्च करते हैं. अभी सपोज आप मान के लो कि मुझे अर्थ को, एंटायर अर्थ को कवर करना है. इज दैट क्लियर? मतलब मेरे को जो, सपोज हमारा ये इंडिया है और मुझे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करने, तो मैं कितने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करूंगा? तो अकॉर्डिंग टू मी आई विल लॉन्च 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एट एन 120 एंगल. देखो ये अर्थ को यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा, ये यहाँ से यहाँ कवर करेगा और ये यहाँ से यहाँ पे कवर करेगा.
Is that clear? तो entire earth will get covered with the 3 geostationary satellite. Suppose it has been certain angle of 120. Is that clear or not? So आप ये देखोगे कि throughout the आप कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप कहीं पे भी अर्थ पे हो, इज दैट, और आपको कॉल करना है तो सीधा सीधा कम्युनिकेशन एक सैटेलाइट से होते हुए दूसरे सैटेलाइट से पास होते हुए ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ वी विल गेट. दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड फॉर व्हाट? टेलीकम्युनिकेशन. इवन जीपीएस आजकल सब लोग यूज करते ही है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसके लिए यूज होता है. तो ये से मेन पर्पस है उसका टेलीकम्युनिकेशन एंड जीपीएस. क्लियर और नॉट? और मैंने बता दिया कि कितने सैटेलाइट्स यूज कर सकते हैं, 1, 2 एंड 3. क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेरी यहां पे? नाउ पोलर सैटेलाइट की बात कर रहे हैं. जैसे कि ये सैटेलाइट इस तरह रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व इन विच काइंड ऑफ अ प्लेन? इक्वेटोरियल प्लेन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. बट जब पोलर सैटेलाइट की बात आती है तो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अभी इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मतलब क्या? तो यहां पे ये आपका अर्थ है. इज दैट क्लियर? अर्थ रोटेट इन दिस डायरेक्शन, बट ये जो भी पोलर सैटेलाइट है वो यहां पे है एंड इट रिवॉल्व इन दिस डायरेक्शन. इज दैट क्लियर? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ. इज दैट क्लियर और नॉट? एंड उसका जो हाइट है इट इज लॉन्च एट द हाइट ऑफ व्हाट? 800 किलोमीटर. अभी बट ऑब्वियस है इसका हाइट देखो 35,860 है, जबकि इसका नियरली कितना है? 800 किलोमीटर. तो 800 किलोमीटर है तो बट ऑब्वियस है ये सबसे बेस्ट यूजफुल किसके लिए होगा? फॉर स्पाइंग. इज दैट क्लियर? फॉर मिलिट्री पर्पसेस, एनवायरमेंटल स्टडीज, रिमोट सेंसिंग. रिमोट सेंसिंग मतलब क्या होता है कि आप वो सैटेलाइट्स के थ्रू नीचे जो भी ऑर्गेनिजम्स है या जो भी वहां पे बाढ़ आई है, इज दैट क्लियर, कि कहीं पे फ्लड है, कहीं पे अर्थक्वेक है, तो वो आपको इजीली with a high definition camera it can shoot that strip of the area. Is that clear or not? इसके लिए it is launched at the height of how much? 800 किलोमीटर. और वो नॉर्थ टू साउथ में क्या करता है? रिवॉल्व करता है. तो since earth rotate in east west direction, these satellites can view every section of the earth many times in a day. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कहा कि सपोज मान के लो ये आपका एक अर्थ है और इसके ऊपर इस तरह रिवॉल्व करेगा और अर्थ क्या करता है? रोटेट करता है. तो जब सैटेलाइट यहां से पास होगा तो वो इतना स्ट्रिप कवर करेगा. इज दैट क्लियर? बाद में वो अर्थ तो मूव करेगा ही, तो वो दूसरा स्ट्रिप कवर करेगा, तीसरा स्ट्रिप कवर करेगा. तो इन दिस वे, इज दैट क्लियर, दिन भर में वो बहुत बार क्या करता है? अर्थ को क्या करता है? स्कैन करता है. अर्थ को क्या करता है? स्कैन करता है. और उसका टाइम पीरियड जो है सैटेलाइट का, पोलर सैटेलाइट का, इट इज हाउ मच टाइम पीरियड? 100 मिनट. जबकि इसका टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर. जबकि इसका कितना है? 100 मिनट. तो 100 मिनट में पूरा चक्कर काट लेता है. इज दैट क्लियर और नॉट? तो पूरा चक्कर 100 मिनट में काटेगा, दूसरा 100 मिनट, दूसरा 100 मिनट. तो अप्रोक्सीमेटली इट रिवॉल्व और इट स्कैन द अर्थ नियरली 13 to 14 times in a day. Is that clear or not? That's why it is used for remote sensing, environmental studies, meteorology, spying and etc. Is that clear? कोई डाउट, कोई क्वेरी ये टॉपिक को लेके? बाकी के न्यूमेरिकल्स, इज दैट क्लियर, आपको मेरे इसके लिंक में मिलेंगे. सो गो थ्रू दैट न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. जैसे जैसे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं वो टॉपिक के बाद में एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो वो टॉपिक खत्म होने के बाद में वो एग्जाम्पल्स चेक करना, तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू. इज दैट क्लियर? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक.